All right. So today we are starting with international news of March month, है ना? So take out your copies, pens and everything. सबसे पहली न्यूज़ जो है बच्चों वो रहेगी कि भारत ने UNCSW के 69th सेशन में पार्टिसिपेट किया जो कि न्यूयॉर्क में था. अब इसमें व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, पूछ सकते हैं कि UNCSW का कौन सा सेशन था 2025 में, तो 69th. ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ हुआ, है ना. दूसरे टाइप का क्वेश्चन तो न्यूयॉर्क. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, है ना. तो यहाँ पे हमारे डेलीगेशंस गए हुए थे जिसमें इन डेलीगेशंस को किसने लीड किया, अन्नपूर्णा देवी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की. अब विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर UNCSW में क्यों गई, कैन बी योर क्वेश्चन. ठीक है, तो अब UNCSW का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे बच्चों तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है. ठीक है, तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है, दे आर टॉकिंग अबाउट विमेन डेवलपमेंट, है ना, विमेन एम्पावरमेंट. तो यहाँ पे इसीलिए हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर गई हैं. ठीक है, क्या नाम है उनका, अन्नपूर्णा देवी. कहाँ गई, न्यूयॉर्क पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने. दैट्स इट, दैट इज द न्यूज़. चलिए राइट दिस डाउन, जैसे ही हो जाएगा मुझे बता दीजिएगा बच्चों. वंस यू हैव रिटन मुझे बता देना, है ना, सो दैट वी कैन मूव अहेड. चलिए बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. अगली न्यूज़ है हमारी इसी के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर बातें हुई हैं, है ना. तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली एम्फोसिस यानी कि मेन इम्पॉर्टेंस क्या था इस पूरी समिट और सेशन का, वो ये था कि महिलाओं की हर एक पर्टिकुलर स्फीयर में जो इश्यूज़ होते हैं उसे एड्रेस करना, उसे रिजॉल्व करना. ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे जो भारत का विजन है महिलाओं का डेवलपमेंट, है ना, उसको लेकर, सो वो भी वहाँ डिस्कस किया गया. विद दैट हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं जिससे हम भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स को बढ़ाना चाहते हैं उसको किस प्रकार बढ़ाएंगे और उसके अराउंड डिस्कशंस की व्हाट ऑल पॉइंट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. ठीक है, इसी के साथ उनका डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन. अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि ज़्यादा वेल टू डू फैमिलीज़ अगर नहीं है तो वहाँ सिर्फ पुरुषों के पास यानी कि मेल्स ऑफ द फैमिली, ओनली मेल्स हैव फोन्स, है ना, क्योंकि पहली बात वो फ़ोन अफोर्ड कर नहीं सकते, दूसरा अगर करते भी हैं तो सिर्फ आदमियों के पास होता है, महिलाओं के पास नहीं होता. तो ये दिखाता है कि फ़ोन का एक्सेस ही महिलाओं के लिए मुश्किल है बहुत सारी जगहों में आज भी. तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना कि उन्हें डिजिटल चीज़ें आती हो तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है. तो यहाँ डिजिटल चीज़ें आना चाहिए, तो इसीलिए डिजिटल इंक्लूजन. और फाइनेंस का तो हम सभी पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमेशा महिलाओं को थोड़ा कम दिया जाता है पुरुषों के मुकाबले आज भी बहुत सारी जगह. तो इवन दैट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इंडियाज़ विजन ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट, एजुकेशन बढ़ाना, महिलाओं को वर्कफोर्स बढ़ाना, डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना और ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस, है ना. चलिए बच्चों लिख लीजिए, वंस यू हैव रिटन दिस लेट मी नो, है ना, एक बार लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा. जैसे ही लिख लेंगे बच्चों लेट मी नो सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट न्यूज़.
चलिए बच्चों, लेट्स मूव अहेड, है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 12th हाई लेवल रीजनल 3R फोरम की, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी पे हुआ था एशिया और पैसिफिक रीजन्स में, है ना। तो हमारा जो एशिया और पैसिफिक रीजन्स है, स्पेशली जिसे इंडो पैसिफिक के नाम से एड्रेस किया जाता है, तो उनमें जितने भी देश और बाकी ऑब्जर्वर देश थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि भैया किस प्रकार से एशिया और पैसिफिक देशों की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, ठीक है, स्पेशली सर्कुलर बनाया जाए। तो यहाँ पे उसका 12th हाई लेवल रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम हुआ था एशिया और पैसिफिक रीजन का। कहाँ हुआ था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर, इंडिया में। थीम वही सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो किस प्रकार से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और कार्बन एमिशन किए बिना 3R, है ना, यानी कि हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो अचीव कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं ये हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ। अगर पुराना लिखना रह गया है तो मैं आखिर में आपको समय दे दूंगी बच्चों। अभी प्रेजेंट न्यूज़ पर आ जाओ। लिख लीजिए इसे एक बार और। जब आप लिख रहे हैं तो सुन लीजिए। 12th हाई लेवल रीजनल 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग में एशिया और पैसिफिक देश शामिल हुए थे, ठीक है। बात इकोनॉमी को बढ़ाने की हुई थी और सर्कुलर बनाने की हुई थी, है ना। इसी के साथ यहाँ पे ऐसा सवाल आ सकता है कि मीटिंग कहाँ हुई थी, तो भारत में जयपुर में हुई थी, है ना। और बाकी तो ठीक है कि थीम वगैरह, थीम तो पता ही है, अब सर्कुलर शब्द से अंदाज़ा लगा लेना वहाँ पर, है ना। लिख लीजिए। डन। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नाउ अब ये जो 3R प्रिंसिपल्स हैं ये तो सभी को पता है ना। 3R क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो लिख सकते हैं, जिन्हें पता है यू कैन रिमेंबर इट विदाउट राइटिंग एज वेल, है ना। 3R की जहाँ भी बात हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इट इज़ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। वेरी इजी कंसेप्ट, है ना। चलो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स एफिशिएंसी। अभी रिसोर्स एफिशिएंसी क्या है, कम रिसोर्सेस में ज़्यादा काम करना, ठीक है, दैट इज़ रिसोर्स एफिशिएंसी, है ना। इसी के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब क्लाइमेट चेंज को सहने की क्षमता डेवलप करना, यानी अडेप्टेबिलिटी टू द चेंज इन क्लाइमेट, ठीक है। तो ये सस्टेनेबिलिटी तो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका मीनिंग। रिसोर्स एफिशिएंसी मतलब कम रिसोर्सेस में ज़्यादा आउटकम या प्रोडक्ट लाना। और क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब बदलते हुए मौसमों को, क्लाइमेट को जो है अडाप्ट करने की कैपेसिटी। तो ये लिख लीजिए, जिन्हें नहीं पता है वो, ठीक है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। डन। चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट क्या क्या हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो जयपुर में ये जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, इसमें C3 हमने अडॉप्ट किया है। C3 कंसेप्ट, जैसे 3R एक कंसेप्ट है ना, वैसे ही C3 भी एक कंसेप्ट है, जिसका फुल फॉर्म है सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। मतलब पहले हम सिटीज़ पे फोकस करेंगे, सिटीज़ को इस प्रकार डेवलप करेंगे कि वो सस्टेनेबल भी हो और उनकी इकोनॉमी भी बढ़े, है ना। तो सर्कुलर इकोनॉमी सस्टेनेबली, ठीक है। तो पहले हम सिटीज़ पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद इट विल ग्रो एंड ग्रो ऐसे टू द नेशनल लेवल, है ना। तो ये जो हमने कंसेप्ट अडाप्ट किया है इसका नाम है C3। तो बस ये इतना सा कर लो कि जयपुर डिक्लेरेशन अडाप्ट हुआ है,
अच्छा, अब यहाँ भी आपने सुना होगा ना, पेरिस एग्रीमेंट, टोक्यो प्रोटोकॉल, क्योटो और ये सब। तो ये जगहों के नाम पे इसीलिए हैं क्योंकि उन जगहों पे वो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। जैसे जयपुर में C3 से संबंधित कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है तो वो जयपुर डिक्लेरेशन कहलाएगा उस जगह के नाम पे, ठीक है बच्चों। तो जयपुर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है जिसमें C3 की बात की गई है ना, और C3 लॉन्च भी किया गया। लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों, वंस यू हैव रिटन मुझे बता देना। अगर पीडीएफ की किसी को इशू आ रही है लैपटॉप या फ़ोन की, तो एक बार आई विल कंसल्ट की टेक्निकल टीम से बात कर लें, है ना। वो ज़्यादा अच्छे से आपको सजेस्ट कर पाएंगे क्योंकि लैपटॉप और ये ऐसे जैसे ये पीडीएफ वाले इशू बेटा दीज आर टेक्निकल, है ना। तो अगर किसी को भी यहाँ पे ऐसा इशू आ रहा है तो सपोर्ट द टेक्निकल टीम और द हेल्पलाइन नंबर, वो आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगली न्यूज़ देखिए बच्चों। भारत और नेपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है वॉश सेक्टर। अब ये वॉश का मतलब ये नहीं है कि धोना, ठीक है, ये बेसिकली अलग अलग लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया है वॉश। तो यहाँ पे W जो है, ये WA रिप्रेजेंट्स वाटर, S रिप्रेजेंट्स सैनिटेशन एंड H रिप्रेजेंट्स हाइजीन, ठीक है। तो ये है वाटर सप्लाई और वाटर इन जनरल की भैया पानी कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है, टॉक्सिकेंस तो नहीं है, पोल्यूटेड तो नहीं है। इसी के साथ सैनिटेशन, है ना। देर आर स्टिल मैनी प्लेसेस बच्चों इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया जहाँ पे अभी तक वॉशरूम्स बने ही नहीं है, तो वो इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। भारत में भी और पूरी दुनिया में भी ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ अभी तक सैनिटरी यूसेज अच्छे से नहीं बताया गया है, लोगों में अडाप्टेड नहीं है, जिसके कारण हाइजीन भी बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो यहाँ इन सेक्टर्स पे, है ना, काम कर रहे हैं भारत और नेपाल साथ में मिलके। तो बस हेडिंग लिख लीजिए, है ना, इतना सा हेडिंग में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू हैव रिटन द हेडिंग लेट मी नो। चलिए, डन, ओके। आगे चलते हैं बच्चों। इसमें भी की फोकस एरिया क्या थे वो तो हमने देख ही लिया है कि वाटर मैनेजमेंट और सैनिटेशन और हाइजीन, और उसके लिए नेपाली ऑफिशियल्स को ट्रेन करना, है ना। तो यहाँ पे ये है कि भारत तो अभी खैर सैनिटेशन के मामले में बहुत इम्प्रूव कर गया, बट नेपाल इज़ होपलेस राइट नाउ, सैनिटेशन बहुत ख़राब है वहाँ पे। तो इसीलिए हम उनके ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग भी देंगे इसमें, है ना, टू उनको थोड़ा सा, ताकि उनका रैंकिंग या इन जनरल इंटरनल हाइजीन और ये सब बढ़ जाए कंट्री का, है ना। चलिए, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे अब बच्चों यहाँ पे है, ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझते चलिए। इसी के साथ भारत ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करेगी और जॉइंट एफर्ट्स देगी मॉनिटर करने के लिए वाटर क्वालिटी और वाटर के जो अलग अलग टॉक्सिकेंस है उन्हें हटाने के लिए, दैट इज़ वाटर रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स वहाँ के जो गाँव के लोग हैं और इवन अर्बन लोग हैं उन्हें सिखाएगी, ताकि वो रेन वाटर प्रिजर्व करके उसे फिल्टर करके उसे यूज़ करना सीख जाएँ, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने ये हेडिंग लिखी है ना बच्चों कि वाटर, एस से सैनिटेशन, H से हाइजीन, उसी में कवर हो जाएगा। तो आपकी इतनी लिखने की थोड़ी मेहनत यहाँ बच जाएगी, है ना। इसका सिग्निफिकेंस यानी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है या इससे क्या अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इंडिया नेपाल के रिलेशन तो सुधरेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि नेपाल के ऑफिशियल्स को अगर हम उनके देश को बेहतर बनाने का कुछ बता रहे हैं, सो द रिलेशंस विल डेफिनेटली इम्प्रूव, ठीक है। साथ ही रीजनल कॉरपोरेशन यानी आपस में भारत और नेपाल के बीच में जो बहुत सारे बॉर्डर शेयरिंग टाउन्स हैं ना, तो उनका आपस में कॉपरेशन भी बढ़ेगा। नीचे देखो तीसरा, इंश्योर्स अ हेल्थियर क्लीनर फ्यूचर फॉर बोथ द नेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हाइजीन एंड सैनिटेशन आर इक्वली प्रोपोर्शनेट टू हेल्थ, है ना। अगर आप एक बहुत ज़्यादा
डिप्राइव्ड से सराउंडिंग में रहते हो जहाँ पे क्लिनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है इट विल बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। हम नहीं देखते हैं कि सेसेफ्लाइज, ब्लैक फ्लाइज है ना, मॉस्किटोज हो गए, कितने ज़्यादा बीमारियाँ कैरी करते हैं, दे आर डिसीज कैरिंग पैथोजेंस है ना। तो यहाँ पे उनका ब्रीडिंग ग्राउंड रहता है, स्पेशली वो वाले एरियाज जो कि क्लिनलीनेस या हाइजीन से कॉन्टैक्ट में नहीं है बिल्कुल भी है ना, उनके यहाँ सैनिटेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है। इसीलिए भी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ ही लगी रहती है। देर आर मैनी पुअर पीपल हु आर सिक ऑल द टाइम। वाई? क्योंकि एक तो ना क्लीन वाटर एक्सेस है, क्लीन सराउंडिंग भी नहीं है, फिर उसके बाद वॉशरूम्स भी नहीं है, उसके बाद खाने पीने का भी कुछ भी प्रॉपर नहीं है। तो इसीलिए देर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जो हमेशा गरीब लोगों से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लैग्ड और गवर्नमेंट फेल्ड है ना। तो इसीलिए जो है ये गवर्नमेंटल मीटिंग्स होती है। आप देखोगे इंडिया नेपाल, तो ये प्राइवेट या ये लोगों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ये सरकार को ट्रेन कर रहे हैं। बिकॉज अगर कोई एरिया ख़राब है तो वो लोगों की गलती नहीं है, वो गवर्नमेंट की गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज़ द सिनेरियो। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ऑफिशियल्स को क्यों ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट, ताकि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए सैनिटेशन, है ना। चलिए अगली न्यूज़ बच्चों, पीएम नरेंद्र मोदी मेट HRH प्रिंसेस एस्ट्रिड ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो हर हाइनेस HRH लिखते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो HRH लिखा हुआ है दैट इज़ हर हाइनेस, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कंट्रीज़, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे उनकी जो लीनिएज है वो भी प्रेजेंट है, रॉयल लीनिएज जिसे कहते हैं, जैसे यूके में है, ठीक है, इंग्लैंड। इसके बाद यहाँ पर हम बहुत सारे देशों में है, भारत में भी था, बट उसके बाद जो है यूनिफिकेशन हुआ, है ना। तो यूनिफिकेशन होगा तो प्रिवी पर्सेस तो थ्राइव नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, तो उन्हें भी अपना जो पूरा का पूरा एरिया है वो गवर्नमेंट को समर्पित करना पड़ा, और बहुत जगह गवर्नमेंट ने फोर्सफुली उनसे छीन भी लिया। तो यहाँ पे पूरा प्राइम पावर दिया है सिर्फ और सिर्फ संविधान को, है ना। कोई एक रॉयल फैमिली या ऐसे उनको राजा का दर्जा, भले ही वो इंजॉय करते हैं वो टाइटल, बट वो टाइटल ऑफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है टाइटल को भी बैन कर चुका है कि टाइटल्स भी नहीं देना है किसी को, है ना। तो यहाँ पे ये है कि वो अभी भी कुछ कुछ लोगों के कारण अपना स्टेटस एंजॉय कर लेते हैं, बट उनका कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है कि लीगली उनको कुछ मिले। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अपने रॉयल्स को लीगली कुछ ना कुछ बेनिफिट देती रहती है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल बेल्जियम में भी जो है दे आर स्टिल फॉलोइंग द रिचुअल ऑफ प्रिंस प्रिंसेस। तो 300 मेंबर की इकोनॉमिक मिशन की जो बात हो रही थी पूरी, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इंडिया भी बहुत ही बड़े गोल पे है, ठीक है। हम इकोनॉमिकली थ्राइव तो कर रहे हैं पहले के मुकाबले, बट वी आर स्टिल एट द 4th पोजीशन, है ना। तो अभी ग्रोथ के मामले में हम यूँ भी पीछे ही हैं। तो हम चाहते हैं कि ग्रोथ में भी और ओवरऑल इकोनॉमी में भी इंडिया ज़्यादा बड़ी हो। तो उसके लिए हमने बहुत सारे टारगेट्स उठाए हैं, हालांकि इम्प्लीमेंटेशन तो हमेशा से स्लो रहा, बट व्हाट टारगेट्स वी हैव उसके हिसाब से। तो यहाँ पे इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो मीटिंग हुई है बेल्जियम और इंडिया के बीच में कि भैया ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, इनोवेशन, एकेडमिक एक्सचेंज, इन सब में बेल्जियम और भारत मिल के आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये बेल्जियम वाला तो ठीक है ना, बेल्जियम की राजकुमारी से मिले वो तो ठीक है। दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विजिट ऑफ पीएम क्रिस्टोफर लुक्सन टू इंडिया। न्यूजीलैंड के जो हैं प्रधानमंत्री वो भारत आए हुए थे। तो एफटीए की बात हुई भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये मैं पहले समझा चुकी हूँ कि सेपा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जिससे इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो जाता है, बीच के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, लीगल ऑब्स्टिकल्स, वो क्लियर हो जाते हैं, है ना। इसी के साथ प्रोफेशनल और स्किल्ड वर्कर्स का मूवमेंट इधर से उधर। भारत की बहुत सारी यूथ है जो न्यूजीलैंड में काम कर रही है या वहाँ पढ़ रही है, तो उसके ऊपर बात हुई, है ना। साथ ही न्यूजीलैंड जो है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ज्वाइन करने में इच्छुक था, तो उसकी भी बात हुई। और इसी के साथ न्यूजीलैंड जो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सदस्य बन गया। चलिए
है ना। सो ये आपको लिखना है, एक बार रिवाइज करते हैं। तो क्रिस्टोफर लुक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत दौरे पे आए थे। तो वाइल्ड विजिट क्या क्या चीज़ें हुई हैं, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हुई। न्यूजीलैंड ने 2 बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हैं, एक है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI, और एक है CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, कोएलिशन मतलब एक गठबंधन, डिजास्टर रेजिलिएंट मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए पर ऐसी बिल्डिंग, ऐसी इमारतें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कि कोई भी डिजास्टर से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हैम्पर ना हो। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब हर एक डिजास्टर को सहने की कैपेसिटी उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, ऐसा डिजास्टर, है ना। चलिए लिख लीजिए बच्चों। डन बच्चों, इफ यू हैव रिटन लेट मी नो। चलिए इसी के साथ बच्चों आर पार्ट 1 ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ कम्स टू एन एंड, ठीक है। इसका एक पार्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है ना, एक पार्ट आपका बचा है। सो आई थिंक हो जाएगा विद इन पार्ट्स इट ऑल, है ना। थोड़ा बहुत अभी ओवरलैप चल रहा होगा आपका आगे पीछे, बट इट विल सून बी कम्प्लीटेड। मार्च मंथ अब ज़्यादा बचा नहीं है बच्चों, तो डोंट वरी मच अबाउट इट। अभी बस हमारा इंटरनेशनल के बाद आई थिंक साइंस एंड टेक ही बचेगा, है ना। साइंस एंड टेक को हम अवार्ड्स में मिक्स करेंगे, बिकॉज हमें अवार्ड्स भी पढ़ना है, रैंक्स इंडेक्स भी पढ़ना है, पर उसकी न्यूज़ बहुत कम होती हैं, 2-3 न्यूज़ ही होती हैं, है ना। तो साइंस एंड टेक और अवार्ड्स को मिक्स करके हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ मार्च मंथ हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ। ओके एवरीबडी, सो टुडे नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आर इंटरनेशनल न्यूज़, है ना। तो जल्दी से टेक आउट योर कॉपीज, पेन, पेंसिल, सो दैट वी कैन बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ जो है हमारी वो है रायसीना डायलॉग की, ठीक है। रायसीना डायलॉग के पहले के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, है ना। तो रायसीना डायलॉग भारत का ही इनिशिएटिव था, जिसमें इंडिया ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा जियो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे वर्ल्ड के जितने भी इश्यूज चल रहे हैं या क्राइसिस चल रहे हैं उनके बारे में बात की जा सके, ठीक है। साथ ही साथ कुछ एग्रीमेंट्स भी हो सके और बाकी सभी देशों के डेवलपमेंट की भी बात हो सके। सो रायसीना डायलॉग का इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किया था अबाउट 2016 में। उसके बाद से हर साल रायसीना डायलॉग भारत में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। स्पेशली बात करें तो जियो इशूज़ की, भले वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कैसे भी हो, है ना। और एक ग्लोबल चैलेंजेस पे फेस करता है, मतलब ग्लोबल चैलेंजेस का मेन जो है मोटिव ये रहता है टू रिजॉल्व द ग्लोबल इशूज़, ठीक है। तो बस ये एक समिट कॉन्फ्रेंस टाइप होता है बच्चों, विथ वर्ल्ड लीडर्स जो अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये इस साल हुआ था 17 जुलाई, मतलब होगा, ठीक है। तो जुलाई में, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, पिछले साल हुआ था, है ना, लास्ट एडिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चों रायसीना डायलॉग जो है हर साल हम कभी ना कभी करते ही हैं, और ऐसे समय पर करते हैं जहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा आसान हो हमारे लीडर्स को कलेक्ट करना, ठीक है, उनसे बात करना। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वाला जो रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें मेन इशू था यूक्रेन, है ना, यूक्रेन मॉडल। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे थे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो भारत ने सोचा कि क्यों ना रायसीना डायलॉग के थ्रू किया जाए। तो लास्ट रायसीना डायलॉग का मेन हाईलाइट था ग्रीस के साथ भारत का जो एग्रीमेंट हुआ था, स्पेशली रिगार्डिंग डिफेंस, है ना। तो चलिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन जो है चीफ गेस्ट थे, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हिंदी में भी बच्चों लिख लीजिए, जैसे ही लिखेंगे मुझे बताना।
इसको करेक्ट नहीं किया ना, 2 मिनट। जुलाई की डेट्स लिखी हुई हैं लास्ट टाइम की। दिस वॉज 17 मार्च, 17 मार्च लिखेंगे बच्चों। ओके अगर आपसे पूछते हैं कि चीफ गेस्ट कौन थे रायसीना डायलॉग के इस बार, तो इस बार के चीफ गेस्ट थे बच्चों क्रिस्टोफर लुक्सॉन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, सो व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू राइट, एक तो ये लिखना स्टार्टेड या एस्टैब्लिश्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, 2016। ठीक है, नोटेड। चलिए मूविंग फर्दर, अब यहाँ पे बच्चों जो थीम थी ना हमारे 2025 के रायसीना डायलॉग की, जो कि मार्च में हुआ था, इसकी थीम आपसे पूछ सकते हैं। तो थीम वाज काल चक्र, पीपल पीस प्लैनेट। ठीक है, तो काल चक्र हमारी इस रायसीना डायलॉग का जो है वो थीम था। तो बेसिकली हम जो है बच्चों, स्पेशली टॉकिंग अबाउट इंडिया, जब भी कोई थीम या नाम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर वर्ड से या हर स्टेटमेंट से हम कुछ ना कुछ एक मैसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड को। ठीक है, विच रिवॉल्व्स अराउंड दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो यहाँ पे देखिए पीपल पीस एंड प्लानट। ठीक है, तो हम 3 चीज़ों को यहाँ पर जो है वो एडवोकेट कर रहे हैं। सबसे पहले पीपल यानी कि डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र। पीपल इसीलिए क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ अभी एट प्रेजेंट ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है, या तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही है, या मिलिट्री कूप हो रहा है ना, या तो सिविल राइट्स चल रहे हैं। तो अब ऐसे में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को प्रायोरिटी मिले। सो दैट इज़ वाई पीपल। नेक्स्ट इज पीस। सो सिमिलरली इफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा है, जैसे फॉर एग्जांपल काबुल मतलब अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने करा हुआ है अभी, और जिस हिसाब से विमेन इश्यूज़ वहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ टोटली गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन देन पीस, है ना। तो यहाँ पे शांति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और प्लैनेट से यहाँ पे उनका मतलब जिन्होंने भी नाम डिसाइड किया था, इंडिया में थीम डिसाइड किया था, तो प्लैनेट से दे वांटेड टू एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट्स के कारण जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है वो, इन जनरल प्लैनेट डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है प्लैनेट जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है क्या, अ गुड ग्रीन लिविंग। ठीक है, यस, बांग्लादेश में मिलिट्री कूप। तो बच्चों यहाँ पे जो डिस्कशंस हुए हैं वो 6 पिलर्स पे हुए हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिक्स इंटरप्टेड, है ना, यानी जहाँ जहाँ पॉलिटिक्स में इश्यूज चल रहे हैं वो। दूसरा ग्रीन ट्रायलेमा, हु वेयर एंड हाउ, मतलब कहाँ पे हमें ग्रीन डेवलपमेंट करना है, कैसे करना है, और है ना कौन करेगा, हु वेयर एंड हाउ। तीसरा डिजिटल प्लैनेट। ठीक है, तो डिजिटल प्लैनेट इन द सेंस कि अब एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, ये तो हमें भी दिख रहा है। सो डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। इफ़ देयर आर स्टिल सम पीपल जिन्हें बिल्कुल भी फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता, या गैजेट्स से उनका बिल्कुल भी जो है रूबरू नहीं हुए हैं जो, तो उनको बहुत दिक्कत आ सकती है आगे। तो यहाँ पे जो डिजिटल प्लैनेट है ये इसलिए किया गया ताकि डिजिटलाइजेशन छोटे से छोटे एरिया में जाए, वेदर इट इज़ विलेज और अर्बन एरिया, है ना। तो यहाँ पर डिजिटल प्लैनेट। चौथा है मिलिटेंट मर्केंटलिज्म। ठीक है, तो भैया ये जो मिलिटेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही दिक्कत है कि माओइस्ट एंड नक्सलाइट, है ना, तो ये हर जगह होते हैं। मिलिटेंट्स आर इन एवरी कंट्री। मिलिटेंट होते क्यों हैं, हमारा उस दिन डिस्कशन हुआ था कि गवर्नमेंट से जब भी कोई डिसअपॉइंट हो जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ओवर एंड ओवर एंड ओवर, है ना, जब उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, या उनके राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं, या उनकी ज़मीन, और उसके बाद उनको अच्छे से जो है एक बोलते हैं ना कि इफ़ गवर्नमेंट मेक्स अ मिस्टेक गवर्नमेंट शुड अमेंड इट, और अगर वो नहीं कर रही है उन लोगों के साथ तो उन्हें इग्नोर्ड फील होता है। ठीक है, उन्हें फील होता है कि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से अलग किया जा रहा है। तो जनरली माओइस्ट या ये हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि बैंड वाला है, और नक्सलाइट्स हैं, ये टेररिस्ट नहीं है, है ना, ये गवर्नमेंट से विद्रोह करते हैं। ठीक है, सो दे आर एंटी गवर्नमेंट, दे आर नॉट एंटी नेशन, है ना। तो टेररिस्ट कौन होते हैं, जो एंटी नेशन होते हैं।
चलिए, अब यहाँ पे मिलिटेंट वाला इशू भी है तो उसे भी जो है एड्रेस किया गया। साथ ही टाइगर के बारे में भी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया लीड कर रहा है, इप्का के बारे में हमने उस दिन पढ़ा था, तो टाइगर कंजर्वेशन में इंडिया इज़ अ बिग लीड नाउ, है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बात हुई, और पीस, शांति, ठीक है। तो ये बच्चों 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं विद दिस ऑल 6, एवरीथिंग इन दिस यू हैव टू राइट डाउन, है ना। जैसे ही लिख लेंगे जस्ट लेट मी नो। लिख लेंगे बच्चों तो मुझे बता दीजिएगा सो दैट वी कैन मूव अहेड। चलिए बच्चों, आई होप यू ऑल हैव रिटन। आगे चलेंगे यहाँ पे। सो यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है UN80, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के चीफ ने एक नया इनिशिएटिव अनाउंस किया है विद द नेम UN80। ये UN80 इसीलिए अनाउंस किया गया ताकि यूनाइटेड नेशन के जो अलग अलग सब ऑर्गेनाइजेशन हैं या बॉडीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं इन जनरल, उनका एफिशिएंटली इस्तेमाल हो, ठीक है। बहुत सारे बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डिस्क्रिपेंसीज फेस करते हैं कभी कभार बीच में इन देयर रनिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे उसको और अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो जनरल का नाम है बच्चों एंटोनियो गुटेरेस, और इन्होंने इम्प्रूव किया है एफिशिएंसीज और श्रिंकिंग रिसोर्स वाली प्रॉब्लम्स को, है ना। तो श्रिंकिंग रिसोर्स वाला इशू क्या होता है बच्चों? रिसोर्स मतलब जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है जिसकी डेवलपमेंट करने के लिए, वो हमारे लिए रिसोर्स है। कीमती या वैल्यूएबल इज इक्वल टू रिसोर्स, ठीक है। वॉट एवर इट कैन बी वाटर, वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी ह्यूज रिसोर्स, उसके बिना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज श्रिंक हो रही हैं। श्रिंक हो रही हैं मतलब दे आर रिड्यूसिंग, है ना, इन साइज, इन नंबर, इन क्वांटिटी। तो अगर रिसोर्स श्रिंक हो रही है तो मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी अफेक्ट होगा इससे, और हम चाहते हैं कि प्लानट कंजर्वेशन में रिसोर्स सबसे पहले कंजर्व हों, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये नया इनिशिएटिव आया है जिससे UN और ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। ऑल राइट। लिख लीजिए बच्चों। वंस यू हैव रिटन मुझे बता देना।
चलिए एवरीबॉडी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ इसी के बारे में, इसी से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे बच्चों द सेम थिंग इज़ रिटन, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड आई थिंक शायद बच्चों की छूट गई होगी, वो मैं एंड में कर दूंगी, है ना। एक बार हम इसको कवर कर लेते हैं, फिर एंड में आई गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। तो देखो ये सेम चीज़ लिखी हुई है इन डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ लैंग्वेज, कि भैया एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उन्होंने UN80 लॉन्च किया है ताकि UN और ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। दैट्स इट, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ भी उसी के बारे में डिटेल्स हैं कि ये जो है UN के मेंबर कंट्रीज़ को असाइन चीज़ें रिव्यू करेगा, है ना। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ प्लेज तो ले लेती हैं कि भैया ये टारगेट है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट उस टारगेट पे खड़ा कोई नहीं उतरता, ठीक है। सब कार्बन एमिशन कंट्रोल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल में लगे हुए हैं, सब ने एग्रीमेंट साइन करके रखे, बट नो बडी इज़ मीटिंग दैट टारगेट। इंडिया तो भी थोड़ा बहुत इस टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर सीरियस है, और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया का ही परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होता है व्हेन टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ये आपने भी देखा होगा कि भारत में कितनी जल्दी बदलाव आ रहा है क्लीन एनर्जी को लेके, है ना। तो यहाँ पे बच्चों यही है कि ये जितने भी टास्क असाइन होंगे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ को, उन्हें रिव्यू करेगा, ठीक है। चेक करेगा कि भैया कौन सा देश सही से कर रहे हैं या नहीं अपने टारगेट्स को फॉलो। बाकी उन्होंने अनाउंस किया है कि न्यूयॉर्क में जो है ये ग्लोबल चैलेंजेस के रिगार्डिंग बातचीत भी होंगी, है ना। और आगे बताया कि जो श्रिंकिंग फंड्स है ना, जैसे कि फंड्स यानी फाइनेंसेस, तो जैसे जैसे फंड श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है थोड़ी बहुत बात यहाँ पे हुई। आपको सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया है वो लिखना है बच्चों, है ना। चलिए चलिए, अभी UN के बारे में डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो एक और चीज़ कि यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी को बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। आप SSB में जाएंगे तो आपको लेक्चरेट मिल सकता है कि इज़ UN क्रेडिबल नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन इसलिए किया जाता है क्योंकि UN लॉज तो बना देता है बच्चों, अलग अलग नियम बना देता है क्या होना चाहिए क्या नहीं, ऐसा वैसा, बट वो लॉज को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, उन रूल्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ज़्यादा कुछ एक्शन भी नहीं ले पाता, है ना। तो एक जो प्रॉपर, अगर आपने इंटरनेशनल बॉडी ऐसी सेट की है कि जिसमें सारे ही देश मेंबर हों, तो आपको एक स्ट्रिक्टनेस, है ना, एक रिजर्वनेस रखनी चाहिए, ताकि बाकी देशों को एक इंटरनेशनल बॉडी को खुद का डेटा प्रेजेंट करने का एक फियर हो कि हाँ हमारे ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी है जो कि स्ट्रिक्ट है, और उसे अगर हमें कोई टारगेट प्रेजेंट करना है तो वी शुड बी ऑन टाइम। तो एक वो फॉर्मल लेआउट जो है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग लगता है यूनाइटेड नेशन में, तो उसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नए इंस्टीट्यूट्स इनॉग्रेट किए हैं बच्चों, इनमें नाम है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। ये पब्लिक सर्विस और इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, मतलब बेसिकली ये जो है ट्रेन करेंगे पब्लिक सर्विसेज वाले बच्चों को, है ना, जो भी पब्लिक सर्विस में जाते हैं। और इसे जो फंड दिया गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, टू बिल्ड दिस, वो है $4.74 मिलियन, है ना। और ये जो है ये पूरा बिल्ड हो रहा है 2017 का जो एक एग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस के साथ, उसके अंतर्गत, है ना। चलिए, अब इसमें बच्चों इसका मेन पर्पस आप लिख लीजिएगा कि इसका मेन पर्पस है कि मॉरिशस सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाएगा, और उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम में कुछ इंडियंस भी जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मॉरिशस और इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो एक बोल सकते हैं तालमेल, है ना, उनकी बेसिकली कोऑपरेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी, ये बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम वहाँ पे हमारे भारतीय लीडर के नाम पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को ट्रेन करेगा, और साथ ही एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी यहाँ चलेंगे जहाँ भारत के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। तो यहाँ ये सभी ही अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। तो सभी लिख लीजिए बच्चों, राइट ऑल ऑफ दिस डाउन।
Once you have written, let me know. चलिए बच्चों, विद दिस आर इंटरनेशनल न्यूज़ एंड्स, ठीक है। तो हमारे 2 पार्ट्स में था इंटरनेशनल न्यूज़, तो 1 पार्ट हैज़ एंडेड अगेन। तो यहाँ पे मैं वापस हट जाती हूँ फॉर ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु वांट टू राइट, है ना। या अगर आपने ये लिख लिया हो एंड इफ़ यू वांट मी, तो मैं पुरानी स्लाइड भी लगा दूँगी, ठीक है। लिख लीजिए।